सर म्यूट हो। थर्मल एक्सपेंशन सबसे पहले मैं समझते कि थर्मल एक्सपेंशन होता क्यों। ठीक है, सबसे पहले रीजन समझना बहुत जरूरी है। मान लो एक सिमेट्रिक बाउल है, ठीक है, एक सिमेट्रिक बाउल है। इसके अंदर अगर आपने एक मार्बल यहाँ से रिलीज कर दिया तो ये वापस कहाँ से जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर वापस यहाँ तक जाएगा। हो क्या रहा है, जो भी पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हुई, और फिर काइनेटिक फिर से किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई। तो पोटेंशियल काइनेटिक, काइनेटिक टू पोटेंशियल, तो सेम ही तक जाएगा। अगर कहीं पे भी मैं कोई डिसिपेटिंग लॉसेस नहीं मानूं तो हाँ या ना, के पास नहीं जाएगी। ठीक है, एवरेज टाइम ये कहाँ बिताएगा, इसके इधर रहेगा, इधर रहेगा। एवरेज टाइम ज्यादा टाइम तक इधर रहेगा, इक्वल टाइम पे रहेगा, तो इसकी एवरेज पोजीशन यहीं पे आएगी। अगर आप इसको यहाँ से रिलीज करो तो यहाँ तक जाएगा वापस। सर एनर्जी वाला रिपीट करना। एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हुई तो काइनेटिक फिर से पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी। कहीं अगर कहीं पे भी डिसिपेटिंग लॉसेस नहीं है, कहीं पे भी अगर एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है तो बात समझ में आ रही है। यस सर। यहाँ से रिलीज करो तो यहाँ तक ही आएगा, तो भी एवरेज टाइम यहीं पे रहेगा, इसी लाइन पे। यहाँ से रिलीज करो तो भी एवरेज टाइम पे यहीं रहेगा, यहाँ से रिलीज करो तो भी एवरेज टाइम पे यहीं रहेगा। क्या लॉजिक समझ में आया तुम्हें? लेकिन अगर मान लो ये शेप कुछ ऐसे होते, यहाँ पे रिलीज करते बॉल को तो वापिस सेम हाइट तक ही जाती, क्योंकि जितनी काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता पोटेंशियल एनर्जी का, उतनी फिर से पोटेंशियल एनर्जी यहाँ तक आता है ना। एवरेज टाइम इस लाइन के ऊपर रहेगा, इससे इधर रहेगा, फर्स्ट रीजन में या सेकंड रीजन में या लाइन पे, फर्स्ट रीजन में रहेगा। तो यहाँ पे धीरे धीरे गया होगा, ज्यादा टाइम इधर बिता रहा है। तो अगर मान लो अभी इसकी एवरेज पोजीशन लाइन ये वाली आ रही है, अगर मैं इसको यहाँ से रिलीज करूं तो एवरेज पोजीशन वाली लाइन कुछ इसके इधर आएगी, इसके इधर आएगी, कुछ इस तरफ आने लगेगी, कुछ एवरेज पोजीशन कुछ यहाँ आएगी। यहाँ से रिलीज करूं और भी ऊपर से तो एवरेज पोजीशन कुछ इधर आने लग जाएगी। हाँ है ये बात समझ में अच्छी तरह से। तो एवरेज पोजीशन चेंज हो जाती है कब, जब इसका कर्वेचर कैसा नहीं हो, सिमेट्रिक ना हो। कर्वेचर कैसा नहीं हो, सिमेट्रिक ना हो। क्या यहाँ तक बात समझ में आई सबको? तो अब समझो ये बात दूसरी, अगर ऐसा है तो दो एटम्स के बीच में, दो एटम्स के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का जो ग्राफ है वो मैंने पहले भी कई बार बना के बताया तुम्हें, वो कुछ ऐसा होता है। बस में दो एटम्स के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर ग्राफ का डिस्टेंस ग्राफ वो कुछ ऐसा होता है। पहले भी मैंने बताया कि दो स्फीयर है, पास में लेकर पहले अट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर दोनों के टच कर रहे हैं और पास में लेके जाने जो तो क्या करने लग जाता है, रिपेल करने लग जाता है। हाँ या ना? तो ये पॉइंट है जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है। तो जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, एक है पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, तो इसको बोलते हैं दो एटम्स के बीच की इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। हाँ या ना? क्या बोलते हैं, इंटर एटॉमिक। अगर मान लो तो ये दो एटम्स हैं तो इन दोनों के बीच की इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है ये आर नॉट। क्या बात समझ में आई नहीं? अगर तुम इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स के पास क्या आने लग जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आने लग जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ दोगे तो ये कुछ ऊपर तक जा सकती है, ये कुछ ऊपर तक जा सकती है। हाँ या ना?
तो भाई इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी दी आपने, तो कुछ जैसे बॉल ऊपर जा सकती है तो यहाँ तक जा सकती है, ये यहाँ तक जा सकती है, तो ये जो एवरेज टाइम है वो कहाँ बिताना शुरू कर देगी, कुछ इस लाइन से कुछ आगे की तरफ, क्योंकि इसका कर्वेचर कैसा सिमेट्रिक नहीं है। हाँ या ना, तो सिमेट्रिक नहीं है तो एवरेज टाइम यहाँ, तो इन दोनों एटम्स के बीच के एवरेज डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। काइनेटिक एनर्जी और इंक्रीज करोगे तो ये कर्व अगर थोड़ा सही नहीं बना, बता देता हूँ, कुछ ऐसा बनता है ना। अब क्या होगा, अगर तुम और टेम्परेचर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा बढ़ेगी, तो इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में इंटर एटॉमिक डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी दोगे तो इसके और इसके बीच में तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस और बढ़ जाएगी, तो दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस क्या होती जा रही है, तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इंक्रीज होती जा रही है। तो ये बात, अगर इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी तो एक बॉक्स बना है कई एटम से, एक एटम 2 3 4 5 6 7 8 9, और इन सब के बीच की अगर डिस्टेंस बढ़ने लग जाए तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन होगा, है ना। तो यही रीजन होता है कि जब आप क्या करो, टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सब्सटेंसेस क्या करते हैं, मेल्ट नहीं एक्सपेंड करते हैं, स्टेट चेंज नहीं कर रहे हैं, क्या करता है, एक्सपेंड करते हैं। क्या लॉजिक समझ में आया, इसी को हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं, अगर मान लो ये कर्व सिमेट्रिक होता, ये जो काइनेटिक एनर्जी वाला कर्व है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर वाला कर्व है, अगर ये मान लो सिमेट्रिक होता, मतलब मान लो ये यूं चल के और एकदम यूं सिमेट्रिक होता, है ना, तो ये बात बताओ क्या टेम्परेचर बढ़ाने से थर्मल एक्सपेंशन होता, क्यों, क्योंकि एवरेज इंटर एटॉमिक डिस्टेंस क्या रहती है, वहीं पे रहती है। क्या लॉजिक समझ में आ गया, अच्छी तरह से बात समझ में आ गई, रीजन पता चल गया। अब दो एटम्स के बीच के इंटरेक्शन के लिए कर्व अलग अलग होगा, अलग अलग एटम्स के लिए अलग अलग होगा, हाँ या ना, किस तरह से उनका अरेंजमेंट है, तो के बॉक्स को अगर हम यूज करेंगे तो उनका वॉल्यूम एक्सपेंड होता है, सबका होता है, वो सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक ना होने से क्या फर्क पड़ रहा है, तो इस स्फीयर को थोड़ी सिमेट्रिक देखना है, तेरे को तो दो एटम्स के बीच की पोटेंशियल एनर्जी को देखना है, सिमेट्रिक है, you are not seeing the object whether its shape is symmetric or not, तो ये देख रहा है कि दो एटम्स के बीच का पोटेंशियल एनर्जी कर्व वर्सेस डिस्टेंस सिमेट्रिक है या नहीं है, और वो नहीं होता, बता ही रहा हूं मैं तेरे को, है ही नहीं, किसी का भी नहीं, है ना। जिसका सबसे ज्यादा सिमेट्री के पास में होगा, क्लोजेस्ट टू सिमेट्री के आसपास होगा, उसमें थर्मल एक्सपेंशन क्या होगा, कम होगा, ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन क्या होगा, कम होगा। ये लॉजिक समझ में आ गया अच्छी तरह से, तो थर्मल एक्सपेंशन समझ में आ गया, रीजन पता चल गया कि एक्चुअली में रीजन क्या है, एक्चुअली में क्या रीजन है, ये वाला कर्व, हाँ है ना, लिख लो ये बात। ये किसके बीच का कर्व है, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू एटम्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर, और आर नॉट क्या है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है, हाँ है ना। इन सेटिंग में बात नहीं दे रखी, ठीक है, देखो थर्मल एक्सपेंशन जनरली when object
generally when objects temperature is increased, then there is change in या फिर there is change in dimension of the object. डायमेंशन का मतलब क्या होता है? या तो लेंथ इंक्रीज कर दी होगी, या विड्थ के बारे में बात कर रहा हूँ, या वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा हूँ, या एरिया के बारे में बात कर रहा हूँ, हाँ है ना? तो कोई भी डायमेंशन चेंज हो रहा होगा टेम्परेचर के साथ, is known as thermal expansion. Is known as thermal expansion. क्या बात समझ में आई? अच्छी तरह से नेक्स्ट लाइन में एक चीज होती है जिसको बोलते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज. आइडिया बताओ क्या होती है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज? क्या होती है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज? टेम्परेचर चेंज होने से जो प्रॉपर्टीज चेंज होती है किसी सब्सटेंस की, जैसे वॉल्यूम थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज है, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, हाँ है ना? बात समझ में आई? तो रेजिस्टिविटी चेंज होती है, ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम चेंज हो रही है, दैट इज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी. कि टेम्परेचर के चेंज के साथ जो जो चीज चेंज होती है ना, उन सबको थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं. क्या बात समझ में आई? लिखना लिख लो, नहीं लिखना तो भी कोई बात नहीं, ऐसे पता ही चलेगा कि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज क्या है. ठीक है, ज्यादा समझ में आएगा? अब मैं वॉल्यूम एक्सपेंशन के बारे में बताऊं. ये देखो है क्या, तो मेरे को देखकर बता देना. किसमें थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा होगा, फर्स्ट में या सेकंड में? सेम टेम्परेचर का इंक्रीज किया, किसमें ज्यादा चेंज होगा? फर्स्ट में. क्यों? क्योंकि ज्यादा स्लाइड नहीं कर रहा है ना, इसमें थर्मल एक्सपेंशन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है. और इसमें क्या हो रहा है? तो अब अपन हर एक कर्व तो बनाकर देखेंगे, लेकिन अगर मैंने दो ऑब्जेक्ट ले रखा है, दोनों का टेम्परेचर 10 से लेके 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक चेंज किया, शेप दोनों की आइडेंटिकल है, पर एक मान लो कॉपर का और एक एल्यूमिनियम का है ना, तो वॉल्यूम में चेंज देखे हुए किसके वॉल्यूम में ज्यादा चेंज आ गया? तो जिसके वॉल्यूम में ज्यादा चेंज आया होगा उसका कर्व ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना. तो अब अपन रिवर्स चलेंगे, हमें कर्व नहीं दिया और हमें क्या पता चलेगा? कर्व नहीं दिया तो हम आइडिया दिमाग से आइडिया लगा लेंगे, इसका कर्व ज्यादा कर्वेचर होना चाहिए, इसका कम सिमेट्रिक होना चाहिए. अब लॉजिक समझ में आ गया? कुछ सब्सटेंस ऐसे भी हो सकते हैं जिनका कर्व ऐसा हो. इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसमें एक्सपेंशन हो गया, कॉन्ट्रैक्शन होगा. कॉन्ट्रैक्शन हो गया, इस लेवल तक जाओगे तो ये आएगा, तो एवरेज पोजीशन ये आ जाएगी ना. एकदम बॉल वाली बात ही तो है, जो बॉल गिराई थी, आया ना. तो एवरेज टाइम चीज इधर स्पेंड करने लगेगी, क्योंकि ये कर्व ज्यादा है, तो इस टेम्परेचर तक क्या होगा, एवरेज डिस्टेंस क्या होगी, कुछ इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी एवरेज पोजीशन. तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. वाटर में कुछ ऐसा ही है, वाटर में क्या है, कुछ ऐसा ही है. तो वाटर में क्या है, अभी बता रहा हूँ ना, अब तो सुनी खास बात है. वाटर का बिहेवियर रहता है एनोमलस, ठीक है, अजीब है ना. ऐसा क्यों है वो सुनो भैया, ऐसा है, नहीं होता तो गड़बड़ हो जाती. जो वाटर है ना,
तो दो एटम्स के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है ना वाटर के अंदर, वो या दो मॉलिक्यूल्स के बीच की मिनिमम डिस्टेंस है ना वाटर के अंदर, वो पता कब होती है? जब टेम्परेचर होता है उसका 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर टेम्परेचर तुमने 4 से 5 लेकर गए तो भी एक्सपेंशन होता है, और 4 से 3 लेकर गए तो भी एक्सपेंशन होता है। क्या बात समझ में? क्या कहा मैंने? मिनिमम वॉल्यूम वाटर का कौन से टेम्परेचर पे होता है? 4 पे। अगर टेम्परेचर 4 से ज्यादा लेकर जाते तो भी क्या हो जाता है? और 4 से कम लेकर जाते तो भी क्या हो जाता है? तो एवा बताओ, तो वाटर का मिनिमम वॉल्यूम कौन से टेम्परेचर पे होगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब फायदा बताता हूँ इसका, फायदा क्या है? फायदा इसका ये, अगर टेम्परेचर का जो मिनिमम वाटर का जो मिनिमम वॉल्यूम हो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वाटर फ्रीज कितने टेम्परेचर पे होना शुरू होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कौन से वाटर की ज्यादा डेंसिटी होगी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पे या 3 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पे? डेंसिटी किसकी ज्यादा? 4 वाले पे ज्यादा डेंसिटी की। 4 वाले की ज्यादा डेंसिटी है या 3 डिग्री सेंटीग्रेड पे? 4 पे, क्योंकि मिनिमम वॉल्यूम में 4 पे, वॉल्यूम मिनिमम मास सेम है, आया ना? तो डेंसिटी, मैक्सिमम डेंसिटी कब होगी? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये बताओ, आपके पास वाटर है, एक वाटर है जिसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, एक वाटर है जिसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 5 वाला ऊपर रहेगा या 4 वाला ऊपर रहेगा? 5 वाला ऊपर रहेगा, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा नीचे रहती है, आया ना? तो तुमने देखा होगा कि ठंडे पानी के अंदर अगर आप गर्म पानी डाल दो ऊपर, तो ऊपर का पानी गर्म रहता है, बकेट से पानी से नहाते जाओ, नीचे ठंडा पानी आना शुरू हो जाता है, आया ना? तो हाँ, बिल्कुल हो जाता है ऐसा। लेकिन अगर तुम रिवर्स करोगे, गर्म पानी है उसमें तुम ऊपर से ठंडा पानी डालो, तो ऐसा नहीं रहता, ऊपर का पानी ठंडा रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा ही रह रहा है, आया ना? तो नीचे पानी अगर मान लो आपके पास है, गर्म पानी है नीचे, सबसे पहले गर्म पानी डाला आपने 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अब तुम उस पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी डालोगे, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड का वॉल्यूम क्या है? कम है, तो वो पानी किधर जाएगा? नीचे जाएगा, तो मिक्स होता हुआ जा रहा होगा, आया ना? बात समझ में आई नहीं? लेकिन है फिर तो गड़बड़ हो गई, होनी है वो तो, देखो रियल में प्रैक्टिकली बता रहा हूँ ऐसा होता है। अब सुनो, अगर मान लो ऐसा हो रहा है कि ठीक है, अब सुनो क्या बता रहा था तुमने? हाँ, पानी के लिए। अब ये तो पता चली गया ना कि ठंडे पानी के अंदर ऊपर अगर आप गर्म पानी डालते तो क्या प्रॉब्लम होती है? मिक्सिंग नहीं होती, तो या तो उनको उसको मिक्स कर लो, मिक्स नहीं करोगे तो नीचे कौन सा पानी मिलेगा? ठंडा पानी मिलेगा, ठीक है। अब क्या होता है, वो रॉड देखिए जिससे पानी गर्म होता है, देखा है रॉड से? तो रॉड के अंदर अगर तुम देखोगे ना, तो तुम देखते अरे रॉड ऑन हुई या नहीं हुई, तो तुम देखोगे कि पानी ऊपर आता हुआ दिखाई देता है, हल्का हल्का छोटे छोटे बबल्स होते हैं जो उसके अटैच से होते हैं, देखा कभी? देखा तूने? क्यों होता है? क्योंकि रॉड का जो नीचे वाला फिलामेंट है वो गर्म हो जाता है, तो सबसे पहले जो फिलामेंट नीचे ऐसे कॉइल सा बना होता है, वहां पे पानी क्या हुआ? गर्म हुआ, तो गर्म पानी की डेंसिटी क्या होगी? कम होगी, तो वो किधर आएगा? तो वही तो दिखता है। अब समझ में आ गया? देख कैसे सेंस करते हैं ना कि रॉड ऑन हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। अब ये गीजर का जमाना आ गया, तो मैंने क्या कहा, लोगों को फिजिक्स आनी बंद हो गई है, ठीक है, पहले की लाइफ बेटर थी। तो अब ये तो, अब तुम्हें वाटर की मिक्सिंग तो समझ में आने लगी गई है। तुमने देखा होगा पानी को अगर बाउल में रखा जाए, गर्म किया जाता है, तो बीच में एक उबाल सा आता है, बीच में उबाल आता है, आया ना? होता क्या है, जो फ्लेम की शेप है ना, वो बीच में सबसे ज्यादा है फ्लेम, और साइड में जाते जाते क्या हो जाती है, यूटेंसिल पे कम हो जाती है, बाउल पे। तो सबसे ज्यादा हीटेड पोर्शन कौन सा होगा? सेंटर वाला। तो उसके ऊपर वाला पानी सबसे ज्यादा गर्म होगा, हाँ या ना? तो गर्म पानी किधर जाना चाहिए? ऊपर। और साइड वाला, ये सर्कुलेशन बनता है उसमें, जो बीच में उबाल आता है, पानी ऐसे लगता है सेंटर से ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है साइड में, हाँ या? ये सर्कुलर, ये करंट्स बनते हैं उसके अंदर, क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? तो अब ये चीज फील, अगर
पानी को गर्म करने से अगर उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा होता ना तो कभी उबाल नहीं आता। क्या बात समझ में आई नहीं? पक्का। और अगर तुम इंडक्टर पे रखो तो बीच में एक उबाल नहीं आएगा, कई सेक्शन बनेंगे, छोटे छोटे उबाल आएंगे पानी के अंदर। चेक कर लेना, देखा कभी ऐसा? बर्नर के ऊपर बीच में एक उबाल आता है, इंडक्शन के ऊपर छोटे छोटे। क्यों? क्योंकि इंडक्शन पे क्या होता है कि जो लगभग लगभग यूनिफॉर्म टाइप की हीटिंग होती है, क्योंकि पूरा का पूरा बेस होता है ना, हर जगह एडी करंट बनते हैं, वो अगली क्लास में बताऊं। तो उसमें आपको छोटे 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 बॉइल्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन बर्नर पे क्या मिलेगा? एक बॉइल मिलेगा जो सेंटर पे होगा, प्रोमिनेंट वाला। हाँ है ना? तो रियली में ऐसा हो रहा है। और अब ये भी समझ में आ रहा है एक्सपेंशन है, और ये भी पता है कि आर्किमिडीज भी सही बोल रहा था, पास्कल भी सही बोल रहा था कि डेंसर चीज क्या कहा जाती है नीचे, लोअर डेंसर चीज क्या जा रही है ऊपर जा रही है। क्या बात समझ में आ गई? अच्छी तरह से कनेक्ट हो रही है चीजें आपस में। अब इसका फायदा बता दो। मान लो डल लेक है, ठीक है। डल लेक हमने सुना कि यार फ्रीज हो जाती है, बताइए, तो फ्रीज हो ही जानी है। अब जैसे जो डल लेक अगर वो फ्रीज हो जानी है तो सबसे पहले देखो ठंड पड़ी, जैसे ठंड होने लगी तो टेम्परेचर ऊपर सरफेस का क्या होगा? जैसे पहले 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था तो कितना हो गया? मान लो सबसे पहले 20 से मान लो 19 हुआ, तो सबसे पहले कौन सी लेयर का टेम्परेचर चेंज होगा? ऊपर वाली का या नीचे वाली का? ऊपर वाली का। ऊपर वाली का 20 से 19 हो गया तो उसकी डेंसिटी क्या हो गई? कम हो गई। तो वो पानी किधर जाना चाहिए? नीचे जाना चाहिए। तो ऊपर कौन सा पानी आएगा? जिसका टेम्परेचर 20 होगा, अगर मान लो पूरे का सेम ही मान लो। हाँ या ना? अब ऊपर वाले का क्या टेम्परेचर हो गया? 19, तो वो और नीचे जाना। हाँ या ना? अब समझ में आ रही मेरी बात? पानी सर्कुलेट हो रहा है। ये भी एक रीजन है कि ऑक्सीजन ऐसे डिसॉल्व होती है। 19 वाला सर वो 20 है 19 वाला नीचे तो धीरे धीरे, तो जब तक ये पूरा यूनिफॉर्म नहीं होगा ये प्रोसेस चलता रहेगा, तो ये तो होता ही रहेगा। तो टेम्परेचर कौन सा है? 19 18 होने लग जाएगा, 21 हो जाएगा दोपहर को। हाँ या ना? तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ऑक्सीजन कैसे मिक्सिंग होती है, जो कि घर में एक्वेरियम में नहीं होती अपने आप। हाँ या ना? क्योंकि एटमॉस्फेयर के लिए अपन एक्सपोज्ड ही नहीं है, और वो चारों तरफ से ऐसा थर्मली इंसुलेटेड भी नहीं है, इधर से भी ठंडा आ गया, इधर से भी ठंडा हो गया, इधर से भी ठंडा हो गया। हाँ या ना? तो आप देखो गॉड ने कितना खतरनाक मैकेनिज्म बनाया है, अगर आप इसको फील करोगे तो। ठीक है। अब क्या हुआ कि टेम्परेचर कम होता जा रहा है, तो धीरे धीरे पूरा जो डल लेक है ना उसका टेम्परेचर क्या होता जाएगा? ठंडा होता जाएगा। और ऊपर वाले जो पानी ठंडा होता जाएगा वो नीचे जाने लग जाएगा, नीचे का पानी ऊपर ठंडा। आया ना? अब क्या होगा अगर मान लो ऐसा ही होता रहता और वाटर का एनोमलस बिहेवियर नहीं होता, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड बाद में भी यही होता। आया ना? अब बताओ सबसे पहले बर्फ कहाँ जमती? नीचे जमती। और फिर बर्फ किधर जमना शुरू होती? ऊपर 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 ऊपर, अगर एनोमलस बिहेवियर नहीं होता तो। आया ना? क्योंकि ठंडी चीज तो नीचे जानी है। आया ना? तो 0 सेंटीग्रेड वाला पानी किधर जा रहा होगा? नीचे जा रहा होगा। तो सबसे पहले क्या कहाँ बर्फ जमनी है? नीचे में जमनी है, धीरे 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 धीरे। अब वही तो बता रहा हूँ, तो एनोमलस बिहेवियर है इसलिए तो ऐसा नहीं होता। अब वही तो बता रहा हूँ तेरे को, अगर ऐसा बिहेवियर नहीं होता कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर भी एक्सपेंशन है और नीचे भी एक्सपेंशन है, तभी तो एनोमलस बिहेवियर है। अब होता क्या है, वाटर ऐसे बिहेव करता ही नहीं है, उसके थर्मल एक्सपेंशन होने का एक तरीका अलग है। वो क्या करता है, मतलब 4 तक तो मैं क्या होऊंगा, कांटेक्ट होगा टेम्परेचर, लेकिन उसके बाद में 4 से नीचे टेम्परेचर कर दो मैं एक्सपेंड हो। अब टेम्परेचर और कम हुआ सराउंडिंग का 2 डिग्री। अब क्या होगा, नीचे जो पानी है ना वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, और ऊपर वाला जो पानी है वो कितने पे आ गया? 2 पे। अब 2 वाले की डेंसिटी ज्यादा है 4 वाले की, तो 4 वाला नीचे रहेगा, तो ऊपर वाला नीचे नहीं जाएगा ना। हाँ कोई बात नहीं। तो हाँ है ना, मैंने बोला दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड, दिस इज नॉट ओनली द मेथड। मेरी बात समझ में आई है नहीं? तो अब ऊपर वाली बर्फ, अब 2 डिग्री, अब पानी की मिक्सिंग होनी बंद हो गई, 2 से टेम्परेचर हुआ 1, तो ऊपर वाली लेयर का टेम्परेचर 1 हुआ, इससे नीचे वाली का तो चेंज होना नहीं है। होगा तो कंडक्शन के थ्रू, कुछ जैसे बोलते हैं ना, एक रॉड का एंड गर्म कर दो तो दूसरा एंड गर्म हो जाता है, तो कंडक्शन के थ्रू हीट जा सकती है, पर अभी मिक्सिंग के कारण
जैसे मिक्सिंग होती है उसको बोलते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन बंद हो गया, आया ना। अब क्या किया गया, थोड़ा सा और टेम्परेचर कम हुआ, 0। और जैसे 0 हुआ टेम्परेचर, आइस बनने लगती। नीचे जो पानी उसका टेम्परेचर क्या, और ऊपर वाली लेयर क्या हो गई, जमनी शुरू हो गई, आया ना। सर्दियों में ऊपर वाली लेयर जमती रहेगी, लेकिन नीचे वाली लेयर वो लिक्विड रहती है, तभी एक्वाटिक लाइफ जिंदा रह पाती है, आया ना। वरना तो डीप फ्रीज में जाना है सारी फिशेस का। बात समझ में आई है नहीं आई, क्या लॉजिक समझ में आया? तो देखो फायदा है ना एनोमलस बिहेवियर का, वरना सर्दियों के अंदर एक्वाटिक लाइफ 0 हो जाती सारी की सारी। तो वैसे मैं ऐसे सोचता हूँ, देखो एक चीज बताऊं, भगवान ने ये सब करके बना दिया है, हम सिर्फ उसकी स्टडी कर रहे हैं, लॉजिक ढूंढ रहे हैं उसके पीछे ऐसा हो रहा क्यों है, ठीक है। हम ऐसा बना नहीं रहे, ठीक है। लेकिन अगर आप सीरियसली सोचो यार कितनी खतरनाक चीज बनाई है कि बाकी चीजों का तो वो टेम्परेचर बढ़ाओ, और देखो क्या 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो उसे नीचे रखा है, 0 पे रखा है। अगर वो फ्रीजिंग पॉइंट मान लो 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता तो कहानी खत्म हो जानी थी सारी फिशेस की, हाँ है ना। ये बात समझ में आई? कैसी लगी ये बात, खतरनाक है ना। तो इस पे राइट ए शॉर्ट नोट आता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। समझ में आ गया? एनसीईआरटी की रीडिंग लगाओगे तुम्हें पता चल जाएगा, फिर तुम खुद अपने मन से लिख लेना, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर चेंज करने पे हमेशा वॉल्यूम बढ़ता ही है, कई बार ऐसा भी होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज। जैसे आप 1 डिग्री से 2 डिग्री पे चले जाओ पानी के, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसको क्या बोलोगे, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन, आया ना। क्या ये बात समझ में आ गई? लिख लो, वाटर हैज एनोमलस बिहेवियर, वाटर हैज, कोई कह रहा है कि नीचे कभी भी आइस नहीं बनती, बिल्कुल बनती है। तुमने देखा नहीं है कि आइस की उसने बनाते, आया ना। सर वो तो एक्चुअली हाँ बिल्कुल, कंडक्शन के थ्रू भी तो हीट जा ही नहीं है ना। अगर टेम्परेचर मान लो सिर्फ फ्रिज के अंदर 0 ही रहेगा ना, तो अंदर बर्फ नहीं जमेगी। अगर आप क्या करो, एक बाउल लो, उसको चारों तरफ से थर्मली इंसुलेट कर लो और टेम्परेचर 0 कर दो उसके अंदर, तो ऊपर की लेयर फ्रीज होगी, उसके नीचे की लेयर का भी फ्रीज, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। आप लोग यार फ्रिज खराब हो गया, लेकिन फ्रिज के अंदर टेम्परेचर क्या होता है, कैसा होता है, -10, -12, -15, आया ना। और ऐसा ही नहीं होता कि जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो ऊपर से हो रही है, उससे एनर्जी निकलती है, एक्चुअली उसकी सराउंडिंग भी ऐसी होती है। थर्मल गुड, दे आर गुड थर्मल कंडक्टर्स। जो आप प्लास्टिक भी यूज करते हो ना, दैट इज आल्सो गुड थर्मल कंडक्टर की होनी चाहिए, ठीक है। और ना तुमने देखा होगा कि कई आप चीजों में आइसक्रीम बनाते हो तो वो तो जल्दी फ्रीज हो जाती है, और कई यूटेंसिल्स में फ्रीज ही नहीं होती, बहुत धीरे धीरे होती है, हाँ है ना। अब तुम्हें लॉजिक समझ में आ रहा है ऐसा क्या हुआ, ठीक है। अगर इससे ज्यादा लॉजिक क्या समझ रहा है, अब तो तुम खुद भी दिमाग लगा ही सकते हो। सर आइस क्यूब में से कन्वेक्शन नहीं होता बस, क्योंकि इतनी ज्यादा डेप्थ ही नहीं है कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम का डिफरेंस है, ठीक है। इतनी कहानी तो तुम्हें समझ में आ ही गई है, थोड़ा बहुत तो कुछ लिख लो यार। वाटर हैज एनोमलस बिहेवियर, इट्स डेंसिटी इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, नेक्स्ट एस्टिक मार्क डाल दिया, दैट्स व्हाई फिशेस आर अलाइव इवन ड्यूरिंग फ्रीजिंग टेम्परेचर, इवन ड्यूरिंग फ्रीजिंग टेम्परेचर। ऐसे इंटरेस्टिंग लग रहा है, बस पढ़ते रहना ताकि याद रहे। अब सुनो आगे, मान लो एक रॉड है, एक रॉड है या फिर मीटर स्केल है,
1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर सबके बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर। तो इन दोनों के बीच में अगर मान लो यहाँ से मैं फिक्स कर दूं, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो इंक्रीज होता है 0.1 मिलीमीटर से। अगर 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ 1 सेंटीमीटर के, तो इन दोनों के बीच का कितना इंक्रीज होगा? 1 और 2 के बीच का नहीं होगा, 2 और 3 के बीच का इतना ही होगा। अगर मैं इस तरह से फिक्स रखूं तो ये वाला एंड कितना आगे चला जाना चाहिए अगर ये मीटर स्केल है? 10 mm। ये 100 डिवीजन है ना, एक डिवीजन के अंदर कितना चेंज आ रहा है? 0.1 mm। तो 100 डिवीजन में 10 डिवीजन में कितना आ जाएगा? 1। तो 100 डिवीजन में कितना आ जाएगा? 10 mm। तो 50 डिवीजन में कितना चेंज आएगा? 5 mm। आया ना? 30 डिवीजन में कितना आएगा? 3 mm। अब लॉजिक समझ में आ रहा है? इट मींस सेम टेम्परेचर के चेंज से जो चेंज इन लेंथ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मैं कह रहा हूं चेंज इन लेंथ है डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। भी अभी तो बताया लेंथ 100 है तो 10 mm का चेंज आ रहा है, आया ना? 50 है तो 5 mm का आ रहा है सेमी टेम्परेचर के चेंज से, 30 है तो 3 mm का आ रहा है, 20 है तो 2 mm का आ रहा है, आया ना? तो यहाँ पे मैंने टेम्परेचर का चेंज तो फिक्स ही रखा पूरी चीज के लिए, सिर्फ इसकी साइज ही क्या कर रहा हूँ? वेरी कर रहा हूँ, और उसी हिसाब से इसकी चेंज इन लेंथ में जो चेंज आ रहा है किसके प्रोपोर्शनल है? लेंथ के प्रोपोर्शनल। क्या बात समझ में? एक बार बताओ, अगर ये जो चेंज आ रहा है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड के चेंज से आ रहा है तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड के चेंज से कितना आएगा? मान लो पहले टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, 0 से 10 किया तो 0.1 mm आ गया, 20 कर दिया तो कितना आ जाएगा? 0. आया ना? मैं ये मान के चलता हूँ लीनियर एक्सपेंशन होता है। कैसा होता है? लीनियरली एक्सपेंड करता है, दैट इज हर टेम्परेचर के ऊपर सेमी रेट से एक्सपेंड कर रहा है, इसको लीनियरली बोलते हैं। क्या बात समझ में? दैट इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन की तरह मान लो। आई बात समझ में? कि वेलोसिटी सेम रेट से ही चेंज हो रही है, हाँ है ना? तो डेल्टा एल इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। इन दोनों को कंबाइन कर दो, ये किस चीज का सिंबल होता है? क्या बोलते हैं इसको? प्रोपोर्शनलिटी साइन है। तो डेल्टा एल अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे ना, देखो यार एक गड़बड़ हो रही है, इसको अल्फा भी बोलते हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है, ये अल्फा है, आया ना? अल्फा एल इनटू डेल्टा टी, इसको क्या बोलते हैं? लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं इसको? क्योंकि लेंथ की चेंज में बोल रहा हूं, लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। अब ये बताता है क्या है? एक चीज बताओ, इसको मैं इससे डिवाइड कर दूं तो ये क्या चीज है? डेल्टा एल बाई डेल्टा टी, और 1 बाई एल भी लिख देता हूँ, एल भी नीचे गया तो सिर्फ अल्फा ही बचा ना। इसको मैं क्या बोलता हूँ? लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, हाँ है ना? ये मतलब इसकी यूनिट क्या होगी? केल्विन इनवर्स पर केल्विन या पर डिग्री, एक ही बात है, पर केल्विन पर डिग्री कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हाँ है ना? अब एक चीज बताओ, ये क्या बता रहा है? व्हाट इज डेल्टा एल बाय एल? फ्रैक्शनल चेंज। व्हाट इज डेल्टा एल बाय एल? और ये तो फिक्स्ड ही आना है, क्यों? 100 के लिए कितने का चेंज आया? 10 का, तो फ्रैक्शनल चेंज क्या आ गया? 10/100, 0.1 का। 50 में कितना चेंज आया? मेरे हिसाब से फ्रैक्शनल चेंज सही नहीं आ रहा है। 30 में कितने का चेंज आया था? तो फ्रैक्शनल चेंज सही नहीं आ रहा है। तो फ्रैक्शनल चेंज इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ। तो अब मैं ये बोलूंगा ये गिवन मटेरियल के लिए डिफाइंड होगा, एक स्टील की रॉड, एक कॉपर की रॉड, एक आयरन की रॉड, एक एल्यूमिनियम की रॉड, आया ना? अब
जो फ्रैक्शनल चेंज है, अब रॉड कितनी बड़ी वो उसी से इंडिपेंडेंट हो गया, हाँ या ना? रॉड किस चीज की बनी है सिर्फ उस पर डिपेंडेंट हो गया, फ्रैक्शनल चेंज। और ये चेंज इन टेम्परेचर से डिवाइड कर दिया, तो मान लो ये 30 था, तो ये क्या हो जाएगा पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, हाँ या ना? ये 1 डिग्री का चेंज करूंगा तो देखो अल्फा किसके बराबर होगा, 1 डिग्री का चेंज किया, हाँ या ना? ये लेंथ यूनिटी हुई, तो ये जो भी चेंज आया किसके बराबर आएगा, अल्फा के बराबर, हाँ या ना? या फिर मैं ये बोल दूं अगर ये चीज 1 हो जाए, डिवाइड करने का मतलब पर यूनिट हो जाता है ना, पता है ना ये बात है? ठीक है, ये पर यूनिट है, तो फ्रैक्शनल चेंज पर यूनिट टेम्परेचर इज इक्वल टू व्हाट, तो अल्फा गिवन सब्सटेंस के लिए डिफाइंड है, गिवन ऑब्जेक्ट के लिए नहीं, किस मेटल से बना हुआ है। अब आप एल्यूमिनियम का बॉक्स बना लो, स्फीयर बना लो, रॉड बना लो, किसका अल्फा सबसे ज्यादा है, सारे एल्यूमिनियम सबका सेम है। अब मेरी बात समझ में आई? तो अल्फा किसके लिए गिवन है, गिवन सब्सटेंस के लिए गिवन है, हाँ यार? अल्फा की यूनिट समझ में आ रही है क्या चीज़ है? क्या है इसकी यूनिट, समझ में आ गई बात? टेम्परेचर है वैल्यू कैसे? कुछ भी कर लो आप यार, पर यूनिट ही हो गया ना, टेम्परेचर से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, पर यूनिट हो जाता है ना। जैसे मैं बोलूं 50 किलो सेब 1000 रुपए के आए, तो सेब क्या भाव है, तो पर केजी निकालता है ना यार, आया ना? तो ये पर केजी टाइप का नहीं कर दिया, पर मतलब यूनिटी। अब तू बोलेगा यार जब ये 1000 रुपए के तो पर कैसे हो सकता है, डिवाइड करके करते पर। अब समझ में आई मेरी बात? से वैल्यू कैसे? ऐसे समझ में तो आ रहा है ना तुम्हें? मनप्रीत कह रहा वैल्यू ऑफ अल्फा गिवन होती है हमेशा, क्या होती है, गिवन होती है फाइंड भी कर सकते हो, पर गिवन नहीं होती है। एनसीईआरटी खुद देखो अल्फा की वैल्यू दे रखी है, ये जो रखी है ना, पेज नंबर 280 में भी देखो ना, एल्यूमिनियम का, ब्रास का, आयरन का, कॉपर का, सिल्वर का, गोल्ड का, लेड का, आया ना? अल्फा दे रखा है सबका। ये बात समझ में आ गई, क्या समझ में आई? बात समझ में आ गई और क्या थी? ठीक है,
मिटा दो इसको। अब तुम्हें मैं इसकी एप्लीकेशन बता दूं, एप्लीकेशन क्या है। एक बार पता ना एल्यूमिनियम का कितना है अल्फा, उसके आगे बताओ। 10 की पावर, ठीक है। कितना है वापस बताना। 2.5 10 to the power स्टील है ना, ये है अल्फा स्टील का, सर ये 1.2 10 की पावर -1। एल्यूमिनियम का यही है क्या? हाँ 2.5 है, ये स्टील का है, ठीक है। लॉजिक बता रहा हूँ, लॉजिक ये है, रेलवे ट्रैक है, ठीक है। मान लो तुम 1 किलोमीटर लंबी रेलवे ट्रैक ले लो, लेंथ 1 किलोमीटर, दैट इज 1000 मीटर। और जो टेम्परेचर का चेंज है ना 1 किलोमीटर तक कम ही दिया, 10 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक, अब ज्यादा सही है, कितना मीटर हो जाएगा यार, उल्टा ही कर रहा हूँ मैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 होता है ना, मैंने पहले 100 लिखा था क्या? 1000 ही लिखा था। और 10 किलोमीटर में कितना बताया मैंने? हाँ तो सही तो लिखा, ठीक है। अल्फा की वैल्यू दे रखी है स्टील की, ठीक है। अब क्या है, अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो ठंड में टेम्परेचर 0 के आसपास, -2 -3 भी चला जाता है। और गर्मियों में कितना टेम्परेचर? 44 45 48, तो लगभग जो डिफरेंस है 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास मान लो। तो डेल्टा टी जो टेम्परेचर का डिफरेंस वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास मान। तो जरा मैं ये देखता हूँ कि एक्सपेंशन होने के कारण लेंथ में कितना चेंज आ रहा होता है इस ट्रैक के अंदर। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू एल इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी। एल कितना है, एल्फा कितना है? 1.2 इंटू 10 की पावर -5 इंटू डेल्टा टी कितना है? 50। यार ये तुम्हें कितना आ रहा है सॉल्व करने? 1 2 3 4 5 है ना, ये है ना 12 5 60, दैट इज 6 मीटर आया ना। अब 6 मीटर कितना होता है? मेरे हिसाब से ठीक ठाक होता है 6 मीटर। तो सिर्फ 10 किलोमीटर की जो लेंथ है उसमें 6 मीटर का चेंज है। तो अगर मैं बोलूं 1 किलोमीटर में कितने का चेंज है? दैट इज 60 सेंटीमीटर का। तो आपने देखा होगा कि क्या होता है, ट्रैक्स के बीच में डिस्टेंस छोटी हुई होती है, ट्रेन भी चलती है तो इसकी आवाज आती है। जो ट्रैक्स होते हैं ना, ट्रैक्स के बीच में दो रेल रोड्स जो जोड़ी होती है उनके बीच की डिस्टेंस होती है थोड़ी सी, ठीक है। ये प्रोविजन छोड़ा जाता है, क्यों? थर्मल एक्सपेंशन आया ना। अगर ये प्रोविजन ये डिस्टेंस नहीं छोड़ी जाए, आया ना, दो रेलवे जो ऐसे एक ट्रैक जा रहा है, एक रॉड दो रॉड, तो इनके बीच की डिस्टेंस होती है कुछ, अगर ये डिस्टेंस नहीं छोड़ी जाए ना और यूं चिपका दिया जाए तो पता है क्या होता है? बॉल्टिंग हो जाएगी, इसको बॉल्टिंग बोलते हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। दिखाऊं? ठीक है। तो एक बार लोग थे जिनको थर्मल एक्सपेंशन का ज्ञान नहीं था, यार ट्रेन के लोड से कोई एक्सपेंशन नहीं होता क्या? पता नहीं, डिफिकल्ट हो ऐसा। अरे बता रहा हूँ यार, देखो तो तुम्हें एक बार।
ये बताओ स्क्रीन शेयर हो गई है? Yes, sir. अब सोच लो ट्रेन कैसे चलेगी, आया ना? अगर ऐसा प्रोविजन नहीं छोड़ा जाए थर्मल एक्सपेंशन का, समझ में आ गया? बनाई तब देखा नहीं क्या गवर्नमेंट? अब जब तुम्हारे जैसे लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाते हैं तो देखने से ना देखने से क्या फर्क पड़ता है, ये बताओ मेरे को। पढ़ाई भी कहाँ की है? जो की है वो कौन सी याद ही है? अभी पूछूंगा, अभी ये 2 महीने पहले पढ़ाया वो याद नहीं होगा, 10 दिन पहले वाला याद नहीं है। ठीक है, तो सर इन जनरल स्टील की ज्यादा एक्सपेंड करता है एल्यूमिनियम? अब देखो उसके लिए सबका अल्फा गिवन है, क्या है सबका अल्फा गिवन है, उस हिसाब से ठीक है। स्टील के सबसे कम एक्सपेंड करता होगा तभी उसको लिया। ऐसा नहीं है, सबसे कम एक्सपेंड करता है इनवार का, इट इज एन एलॉय, ठीक है, आयरन और निकल का एलॉय है, ठीक है। वो होता है जो आपके जो मशीन्स हैं या वॉचेस है उनके जो गियर्स हैं वो इनवार से बने होते हैं। जैसे मान लो ये चीज है, ये गियर है, ये दूसरा गियर है, ये तीसरा गियर है, अभी आपस में कनेक्टेड है। ये मैं कहता हूँ एक रोटेशन होगा तो इसका एक रोटेशन होना चाहिए वॉच के ऊपर मान, लेकिन अगर ये थर्मली एक्सपेंड हो जाएगा तो इसका एक रोटेशन इसको ज्यादा नहीं घुमा देगा, आया ना? तो टाइमिंग क्या आने लग जाएगा, चेंज आने लग जाएगा। तो जो ऐसे प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट बनाने को होता है वो किससे बनाने होता है, गियर से, उसका जिसका अल्फा क्या हो सबसे कम हो। आई बात समझे? है ट्रेन को भी तो चलाना है ना, और निकल सस्ता है क्या? सारी चीजें है, मैं बोल रहा हूँ तू उससे बनाएगा, मैं बोल रहा हूँ स्पेस ही छोड़ देना यार, आया ना? दिस इज नोन एज इकोनॉमिक्स, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। बात समझ में आई या नहीं आई? हम बोलते हैं ना यार इकोनॉमिक पॉलिसी अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है इसका मतलब क्या है? ऐसे थोड़ी कि इंडिया के अंदर से पैसा खत्म हो रहा है, गायब हो रहा है, गायब थोड़ी, तो पैसा दूर तो नहीं है। इकोनॉमिक्स क्या है? एफिशिएंट वे में उसको यूज करना, जो एक्सचेंज हो रहा है, जो पैसा है, कोई बोलता है ज्यादा पैसे वाला है तो ज्यादा पैसे वाला मतलब खर्च ना कर पाए तो गरीब हो गया, हाँ है ना? हम बोलते हैं इसका पैसे का मैनेजमेंट अच्छा है, दैट इज ही हैज गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, इट इज एन इकोनॉमिक अफेयर, आया ना? मेरी बात नहीं, तो इससे तुम्हें पता चल गया कि व्हाई यू शुड स्टडी इकोनॉमिक्स, ठीक है? वरना इकोनॉमिक्स पता नहीं क्या चीज है, ठीक है? हर सब्जेक्ट ऐसे ही होता है, एकदम सिंपल ही होता है। सर अगर इसमें सर स्पेस ही छोड़ेंगे तो सर हीट ट्रांसफर नहीं होगा? ये ट्रांसफर नहीं है, जो सूरज देवता है ना वहां से आ रही है ना हीट, सर फिर ऐसे थोड़ी कि इधर से हीट चल के आगे जा रही है, तो फिर तो हेड से एक्सपेंड हो जाएगा, तो जाने देता हूँ। तो फिर ये नहीं ना ऐसे नहीं होता यार, ये बात बता, बाहर तो धूप में रखेगा, ऐसे एंड से गर्म होना शुरू होता है, रॉड पूरी एक साथ ही गर्म होती है, पूरे पे रेडिएशन गिर रही है, हाँ। यहाँ पे आग थोड़ी लगाई कि आग लगा देते हो भैया ट्रांसफर हो रही है, क्या बात समझ में? ब्रिजेस है ना, कंक्रीट है, कंक्रीट में भी ऐसा होता है, थर्मल एक्सपेंशन होता है कंक्रीट में। तो ये जो ब्रिजेस बने हुए हैं ना, तुम देखना इनके बीच बीच में जगह में ना स्पेस छोड़ रखी है, ठीक है? लोहे के एंगल्स लगा के रखते हैं, कुछ ऐसी इस टाइप की शेप होती है, उसके अंदर ये चीज जो जब टेम्परेचर बढ़ता है ना गर्मी में वो ये हो जाता है, ठंड के अंदर वो गैप पड़ जाते हैं, तो जब गाड़ी जाती है ना तो आवाज आती है कट कट कट, आया ना? क्या ये चीज फील की कभी तुमने? यस सर। है कभी के बाद हिलता है वो पूरा। हाँ ऑब्वियस सी बात है, स्पेसेस है ना बीच के बीच में, वो इसीलिए है गर्मियों के लिए और सर्दियों के लिए, ठीक है? और बता देता हूँ, जो वायरिंग की हुई होती है ना, अभी तुम अब ध्यान से देखना, जो वायरिंग की हुई है ना गर्मियों के अंदर वो स्लैग कर जाती है, थोड़ी नीचे हो जाती है, और सर्दियों में देखना वो टाइट हो जाती है एकदम। तो सर्दियों में अगर वायरिंग खींच के कर दी ना, ठीक है, तो क्या होगा, गर्मियों में ना टूटेगी क्या, एक्सपेंशन हो जाएगा, गर्मियों में थोड़ी सी स्लैग कर जाएगी, लेकिन अगर गर्मियों में खींच के कर दी तो सर्दी में टूट जाएगी, क्या बात समझ में? क्योंकि फिर तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होना है ना, बात समझ में आई या नहीं? तो गर्मियों में जब भी वायरिंग की जाती है इन पोल्स के ऊपर तो क्या कैसे की जाती है, हल्का सा लूज,
की जाती है, और सर्दियों में की जाती है तो वरना तो क्या नीचे आ जाएगी, बंदा आता जाते हुए इधर रहेगा वायरिंग के साथ। हाँ है ना, इतना भी नहीं होता है, ऐसे तो मैं गप मार रहा हूँ, ठीक है, पर ये चीजें हैं जिसको नोटिस करना चाहिए, ठीक है। अब कई लोग बेवकूफ होते हैं, कहीं भी बहुत बहुत ही लोग होते हैं, ठीक है। चलो लेंथ का चेंज समझ में आ गया, एग्जाम्पल समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया, इसको मिटा दो। अब देखो तुम्हें रीडिंग तो लगानी पड़ेगी यार, मुझे तुम्हें समझ में आया। सबसे कम अल्फा इनवार का है, ये तो यार नेट पे सर्च करने वाली बात ही होती है कि सबसे कम किसका है, सबसे ज्यादा किसका, क्योंकि ये तो मेरे को भी नहीं पता, ऐसे मेरे को ऐसे तुक्के से पता है, ठीक है। मैं जनरली है ना, मेरी कोशिश रहती है कि मैं चीजें क्रैम ना करूं, लेकिन यार बार बार होता है तो फिर क्रैम हो जाता है, जैसे मेरे को मेरा नाम, हाँ है ना, हो ही गया, क्रैम हो गया, पर इसमें कोई लॉजिक तो नहीं है, बात समझ में ये नहीं, तो जनरली मैं डेटा इसको कम ही क्रैम करता हूँ, लेकिन मेरा काम है तुम लॉजिकली बता देना। डेटा यार तुम खुद ढूंढो, बुक्स में दे रखा होता है, नेट पे सर्च करो, दो चीजें वो एप्लीकेशन और बताएगा, ठीक है। अब जैसे एक चीज का और चेंज होता है जिसको बोलते हैं एरिया का चेंज है, ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी है, एक्सपेंशन होगा तो डेल्टा बी चेंज आ जाएगा, इधर एक्सपेंशन होगा तो ये वाला चेंज कितना आ जाएगा, ये वाली उल्टा लिख दिया क्या, ये आएगा डेल्टा ए, ये क्या आएगा डेल्टा बी, और इसमें ये कितना चेंज है, तो देखो पहले एरिया कितना था ए इंटू बी, बाद में एरिया कितना हो गया ए डैश, ए प्लस डेल्टा ए इंटू ए प्लस डेल्टा बी, क्या बात समझ में आएगी, तो चेंज इन एरिया कितना आ जाएगा, तो मैं ए डैश को ऐसे लिख सकता हूँ, हो जाती है ऐसे, कोई बात नहीं, ए इंटू बी, फिर क्या आ जाएगा ए इंटू डेल्टा बी, फिर क्या आएगा डेल्टा ए इंटू बी, फिर क्या आएगा, क्या बात समझ आएगी। अब एक चीज सोचो, व्हाट इज दिस, दिस इज ये इधर आ जाएगा, मेरे हिसाब से डेल्टा एक चेंज इन एरिया आ जाएगा, क्या आ जाएगा चेंज इन एरिया आ जाएगा। अब सुनो, मैं कहता हूँ कि इस चीज को मैं निगलेक्ट कर सकता हूँ, पूछो क्यों कर सकता हूँ, वो सुनो क्यों, क्योंकि डेल्टा ए किसके बराबर है, ए इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी, एल्फा की वैल्यू क्या है 2 इंटू 10 की पावर -5 -6 टाइप की है, अभी देखो तुम अल्फा की वैल्यू देखिए बहुत छोटी होती है, हाँ या ना, तो इसमें भी अल्फा आएगा एक बार, इसमें भी अल्फा आएगा, ऐसे डेल्टा बी भी लिखोगे तो क्या आएगा बी इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी, तो यहाँ पे दोनों 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएंगे लगभग 10 की पावर -12, हाँ या ना, ये जो सॉल्व हो के आएगा वो 10 की पावर -6 टाइप का आएगा, ये सॉल्व हो के आएगा वो क्या आएगा 10 की पावर -6 आएगा, ये क्या आएगा 10 की पावर -12 टाइप का, तो तुम्हें नहीं लगता कि ये वैल्यू इसके कंपैरिजन में बहुत ही नेग्लिजिबल है, हाँ या ना, 10 की पावर 6 का मतलब आप सोचो ना यार कितना ज्यादा है, हाँ या ना, तो इस चीज को मैं क्या कर सकता हूँ निगलेक्ट कर सकता हूँ, ये तो इधर आएगा, बचा ये क्या आएगा ए डेल्टा बी को क्या लिख सकता हूँ बी इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी, इसको क्या लिख सकता हूँ डेल्टा ए को मैं क्या लिख सकता हूँ बी इंटू ए इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी, आया ना, क्या लॉजिक समझ में आ गया, इसमें से क्या चीज कॉमन है जो बाहर आ जाएगी,
A इंटू पी, और इससे भी कॉमन आ जाएगा 2 टाइम्स A इंटू B इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी. व्हाट इज दिस? कैपिटल ए. तो डेल्टा A इक्वल टू A, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 अल्फा इंटू डेल्टा टी. आया ना? इसको जनरली मैं बीटा से रिप्रेजेंट कर देता हूँ. इसको क्या बोलते हैं? एरिया कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. आया ना? अल्फा क्या था? लीनियर. तो सीधी सी बात है, एरिया क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ अल्फा होगा, लीनियर कोफिशिएंट. सॉल्व करने से भी पता चलता है. आया ना? तो अब मेरे को ऐसे बताओ, ये क्या होगा? इसको क्या बोलोगे? वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. जब वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम कोफिशिएंट, लेंथ चेंज हो रहा है तो लीनियर, और एरिया चेंज हो रहा है तो एरिया. तो बीटा की वैल्यू लगभग किसके बराबर आएगी? 2 अल्फा. क्या लॉजिक समझ में आ गया? सबको बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? पक्का? तो एरिया कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन समझ में आ गया? एनसीईआरटी में भी सीधी ये बात दे रखी है. ऐसे अगर वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, वो किसके बराबर आएगा? वॉल्यूम इनटू गामा इनटू डेल्टा टी. तो गामा किसके बराबर होना चाहिए अगर अल्फा दे रखा है? 3 अल्फा के बराबर. हाँ है ना? बात समझ में आई है नहीं? इसके बराबर होगा 3 अल्फा. तो ऐसे वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है. तो वॉल्यूम पे इतना था, तो अब तुम रीडिंग लगा लो, बेसिक आइडिया लग गया. मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाली बात करते हो यार. ठीक है, जैसे वॉल्यूम एक्सपेंशन की क्या खास बात? जैसे कि लोगों के जो दांत में ना कैविटी बन जाती है ना? तो जब ये कैविटी बन जाती है, लोग इसको फिलिंग करवाते हैं. अब कई लोग होते हैं ना, ज्यादा पैसे वाले, वो बोलते हैं यार अपन तो गोल्ड की फिलिंग कराएंगे, अपन तो सिल्वर की फिलिंग करवाएंगे. हाँ है ना? ठीक है. कई होते हैं जो पैसे को बचाते हैं, वो बोलते हैं यार सीधे डेंटिस्ट के पास सीधी फिलिंग ही करवा लेते जो बनती. तो आप कितने भी पैसे वाले बन जाना, गोल्ड और सिल्वर की फिलिंग मत करवाना. आज जान लेना क्यों. सब दांत, जो दांत है या जो आपका टूथ है, उसका भी कोई ना कोई थर्मल एक्सपेंशन होता है. कब होगा? गरम गरम चीज खा ली थर्मली एक्सपेंड हो गया. आइसक्रीम खा रहे हो तो थर्मली कॉन्ट्रैक्ट हो गया. है ना? अब अगर मान लो तुमने ऐसी फिलिंग करवाई जिसका थर्मल एक्सपेंशन डिफरेंट है आपके टूथ से, तो क्या होगा? सबसे पहले समझो, अगर मान लो टूथ ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है, टूथ का जो गामा है वो ज्यादा है, तो ज्यादा ही एक्सपेंड करेगा और ज्यादा ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा. और जो फीलिंग है उसका गामा क्या है? कम है. तो आपने जिसका गामा कम है डाल दिया गरम गरम चीज की, तो क्या चीज एक्सपेंड हो जाएगी? ज्यादा, टूथ. और वो क्या होगा? कम एक्सपेंड होगा, तो बाहर निकल जाएगी फीलिंग. आया ना? बात समझ में आई है नहीं? पक्का? नहीं, ऐसा भी होता है ना कि गोल्ड की नहीं करवाई फिर भी फिलिंग निकल जाती है. हाँ, तो उसका एकदम आइडेंटिकल टूथ के बराबर अल्फा गामा नहीं होता होगा ना यार. और कई बार नहीं निकलती, कई चीजों की नहीं निकलती. ठीक है, तो वो इसीलिए नहीं निकलती क्योंकि उसका गामा क्लोज है उसके. क्या बात समझ में आई है नहीं? ठीक है. और अगर मान लो जो फिलिंग की है उसका गामा ज्यादा हो जाए, तो क्या दिक्कत होगी? पेन होगा. वो स्ट्रेस डालेगी पूरे टूथ के ऊपर. आया ना? गम्स पे वो क्या करेगी? स्ट्रेस डालेगी. आया ना? क्या लॉजिक समझ में आया? अब बताओ, गोल्ड सिल्वर डलवाना चाहिए कैविटी के अंदर. लॉजिक है ना इसके पीछे? क्या लॉजिक है? और पता है ऐसा ही तो लॉजिक है. जो ट्यूब, ग्लास ट्यूब है, थर्मामीटर है, उसका जो बल्ब है, बल्ब के अंदर क्या होता है? मरकरी होता है. ये बात बताओ, जो बल्ब है वो भी थर्मली एक्सपेंड होता होगा, और जो मरकरी है वो भी थर्मली. अगर मान लो दोनों का ही गामा सेम होता, तो क्या गर्म करने से जो मरकरी वो ऊपर ट्यूब में जाता है या नहीं जाता? नहीं जाता. क्यों? जितना, क्योंकि जितना आपके पास जो ग्लास बल्ब है वो एक्सपेंड हुआ, उतना ही मरकरी एक्सपेंड हुआ. तो इस ग्लास के बाहर जाएगा कैसे? ग्लास के बाहर जाने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? कि जो ग्लास का गामा है वो क्या होना चाहिए? कम. और मरकरी का गामा क्या होना चाहिए? ज्यादा. तभी तो बाहर निकले. क्या ये बात समझ में आई तो नहीं अच्छी तरह से?
ठीक है, अब तुम खुद देख के बता दो, अब बता दो कि मरकरी का गामा ज्यादा है या फिर ग्लास का। दे जरा देखो उसमें क्या लिख रखा है, गामा देखो किसका कितना दे रखा है, ग्लास का। नेक्स्ट पेज पे गामा दे रखा है। मैं तो आइडिया से बता रहा हूँ कि ऐसा बना तो ऐसा होना चाहिए। मरकरी का ज्यादा है ग्लास का ज्यादा है, और ग्लास का कितना दिया है, और मरकरी का कितना दिया है, 18.2। तो करीब 10 गुना ज्यादा करीब। आया ना, सही चीज है ना, एकदम फटाफट करना है। ठीक है, अब तुम भी बोलेंगे और हम भी एक थर्मामीटर बनाएंगे, और तुमने बना दिया थर्मामीटर जिसमें पता चले ग्लास ज्यादा एक्सपेंड हो रहा है और जो मटेरियल डाल रहा है वो कम एक्सपेंड हो रहा है, तो हो गया ना काम फिर तुम्हारा। क्या बात समझ में, पक्का? ठीक है, तो एक बार बताओ, क्या तुम्हें थर्मल एक्सपेंशन समझ में आया अच्छी तरह से? तो देखो रीडिंग तो तुम्हें लगानी पड़ेगी, है ना, जो फॉर्मूले हैं जो तुम सॉल्व करना चाहो उसका सॉल्व करो, कोई इशू आया ना। तो एक बार थोड़ी सी रीडिंग निकालो, 5-7 मिनट के अंदर फटाफट फास्ट रीडिंग करा लो इसकी।